हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः एक न्यू वीडियो में जो कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सीडीपी से रिलेटेड होगी। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे संबंधित होगी। आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम होता है तो उन सब में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एमसीक्यू सीरीज़ जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है, सीडीपी से रिलेटेड है, वो 7 है। इससे पहले 6 सीरीज़ बनाई जा चुकी हैं जो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में उपयोगी हैं, चाहे आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या ऐसा कोई भी, जहाँ पर भी सीडीपी या मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं वहाँ पर आपको ये वीडियो लाभदायक होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये रहा आज की सीरीज का हमारा पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही बहुत सारी स्पेशल एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, डिसेबिलिटी में जो 2016 का जो 2016 का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं शामिल हैं, उन सभी के दिव्यांगताओं के बारे में फुल डिटेल से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को पूरा विजिट करिए, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा ये पहला सवाल जो आपके सामने है कि मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, यानी कि ये वाक्य पूरा हो गया, लेकिन दूसरे की बात करते हैं। हमारा सवाल यहाँ है कि जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमारे पास 4 ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, ऑप्शन बी केवल शैक्षिक सेटिंग में मानव व्यवहार से है, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी कि बोथ से है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों बोथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। देखिए अगर मनोविज्ञान देता है तो वो सभी को मदद करता है, चाहे वो शिक्षार्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे वो शिक्षण विधियाँ हों, किसी भी तरीके सबको मदद करता है मनोविज्ञान। तो देखते हैं कि सहायता देता है, साथ ही स्पष्ट क्या करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए, इस चीज़ में करता है, या फिर ऑप्शन बी शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करे, इसे स्पष्ट करता है, या फिर ऑप्शन सी शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना को स्पष्ट करता है कि हाँ बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। देखिए तब तक उद्देश्यों की पूर्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती है जब तक छात्र, शिक्षक, हमारी नीतियाँ, हमारा समुदाय पूरी तरीके से एक्टिव ना हो, तब तक संभव नहीं है किसी भी अच्छे तरीके से उद्देश्यों की पूर्ति करने का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अलग अलग अवस्थाओं में मस्तिष्क का विकास होता है। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 60% यानी कि 60%, ऑप्शन बी 80% यानी कि 80%, ऑप्शन सी 90% यानी कि 90%, या फिर ऑप्शन डी 50% यानी कि 50%। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 90% यानी कि 90% विकास बाल्यावस्था में मस्तिष्क का हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है। आप जानते हैं कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकती नहीं, किसी न किसी क्षेत्र में होता ही रहता है कुछ ना कुछ। अब देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उसकी कार्य क्षमता से है, ऑप्शन बी उसकी परिपक्वता से है, ऑप्शन सी उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हैं कि जब विकास कंटिन्यू चलता है तो सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, कोई भी क्षेत्र कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा में लग गया है। यहाँ पर संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है। अब देखते हैं किस अवस्था में होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिशु अवस्था, जिसे हम शैशव अवस्था या इन्फेंट स्टेज कहते हैं,
ऑप्शन बी युवावस्था या जिसे पबर्टी कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी बाल्यावस्था जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी किशोरावस्था जिसे हम एडोलसेंस कहते हैं। इन चारों में से हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, किशोरावस्था। आप जानते हैं किशोरावस्था जो कि बहुत ही आंधी एवं तूफान की अवस्था कही जाती है, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है विभिन्न प्रकार के हमारे अंदर जो संवेग होते हैं उनमें, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। जो कक्षा वातावरण की बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से सीखने का जो महत्वपूर्ण नियम है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रटने का नियम, ऑप्शन बी अवांछित विश्राम, ऑप्शन सी हस्तलेखन, या फिर ऑप्शन डी व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हस्तलेखन यानी कि हैंड राइटिंग। देखिए, सीखने का महत्वपूर्ण नियम है ये कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं या अलग अलग मानते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया होती है ऑप्शन डी, लेकिन आप अलग अलग एग्ज़ाम में देखेंगे, अलग अलग प्रश्नों में देखेंगे तो उनके अनुसार से जवाब आपको सी मिलेगा, हैंड राइटिंग यानी कि हस्तलेखन। बहुत सारे जो अलग अलग प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको भी ये आंसर मिलेगा, लेकिन फिर भी आप और देखिए और कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन में कि क्या डी भी सही हो सकता है क्या, क्योंकि अलग अलग जो बहुत सारे जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये आंसर दिया गया है हस्तलेखन यानी कि हैंड राइटिंग, क्योंकि वहाँ पर जो एक ज़्यादातर सिखाने का प्रयास किया जाता है। अधिकतम जो वास्तविक शिक्षा है वो वास्तविक जीवन से ही समझ में आती है। बाकी तो हमारा जो क्लासरूम में होता है ज़्यादातर लिखाने का, कुछ संवाद करने का ये होता है। तो ज़्यादातर हम हस्तलेखन पे आजकल विश्वास करते हैं, इसी को ये प्रूफ मानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। यानी अगर कोई चीज़ आप सीख लेते हैं तो उस अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। मान लीजिए एक में कर लिए, आपने सीख लिया किसी परिस्थिति में, फिर अन्य परिस्थिति में करते हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अधिगम लर्निंग यानी कि ऑप्शन बी अधिगम स्थानांतरण, या फिर ऑप्शन सी परिपक्वता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अधिगम स्थानांतरण, यानी कि अब ट्रांसफ़र कर दिया आपने किसी एक परिस्थिति से सीख करके दूसरी परिस्थिति में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न जो आपके सामने है कि किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन बी व्यक्ति इतिहास यानी कि पर्सन हिस्ट्री, या फिर ऑप्शन सी निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन, या फिर ऑप्शन डी परीक्षण यानी कि टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, टेस्ट यानी कि परीक्षण। टेस्ट आपका जैसे कि क्वेश्चनायर हो गया या कोई मनोवैज्ञानिक हो गया, तो क्योंकि टेस्ट में हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन अगर इंस्पेक्शन की बात करें तो इंस्पेक्शन का काम ही है बस केवल ये देखना कि कमी क्या है, तो उसमें ज़्यादा पता चल पाता है कि मेन कारण क्या है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यही थोड़ा सा कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इसमें लचीलापन नहीं है, ऑप्शन बी अति संकुचित है, ऑप्शन सी इसमें व्यापकता नहीं है, ऑप्शन डी यह सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सर्वव्यापी है और साथ ही साथ ये सार्वभौमिक भी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां प्रश्न जो आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्रो और क्रो यानी कि क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी क्लर्क एंड और बीच, ऑप्शन डी मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, वाटसन, यानी कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11वां प्रश्न जो आपके सामने है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बाल व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी शारीरिक सुडौलता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, ऑप्शन डी अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शारीरिक सुडौलता यानी कि फिजिकल फिटनेस। जो शिक्षक को जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उसका व्यवहार है, उसकी विभिन्नताएं हैं, उसका अनुशासन, ये सब सारी चीज़ें देखना होता है। लेकिन शारीरिक सुडौलता, फिटनेस, ये सब इसमें ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न जो आपके सामने है कि जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षात्मक सीखना यानी कि परसेप्चुअल लर्निंग, या फिर ऑप्शन बी ज्ञानात्मक सीखना यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग, या फिर ऑप्शन सी साहचर्यात्मक सीखना यानी कि एसोसिएटिव लर्निंग, या फिर ऑप्शन डी करके सीखना यानी कि लर्निंग बाई डूइंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रत्यक्षात्मक यानी कि परसेप्चुअल, या यूं कह सकते हैं इसको कंक्रीट भी कहा जा सकता है, यानी कि मूर्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जब सीखता है तो उसे हम कहते हैं देख कर या स्पर्श करके डायरेक्ट सीखता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने 13वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइन मोटर स्किल यानी कि जो फाइन मोटर कौशल का उदाहरण है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चढ़ना यानी क्लाइंबिंग, ऑप्शन बी होपिंग यानी कि हॉपिंग, ऑप्शन सी रनिंग यानी कि दौड़ना, या फिर ऑप्शन डी राइटिंग यानी कि लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी लिखना। देखिए फाइन मोटर का मतलब होता है कि अपने आप हाथों से कितना बारीक से बारीक और कितना अच्छा और एक स्किल बेस्ड वर्क कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइन मोटर कौशल या फाइन मोटर स्किल, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 14वां प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों का एक समूह दूसरे छात्र को परेशान करता पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए छात्रों को दंडित करें, ऑप्शन बी उनके माता पिता को भेजें, ऑप्शन सी छात्रों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दें, या फिर ऑप्शन डी उन्हें कड़ी चेतावनी दें। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दे। हो सकता है उसको व्यक्तिगत परामर्श की ज़रूरत हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे एक जैसे हों, तुरंत समझ जाए या दूसरे को परेशान ना करें, तो इसलिए ज़रूरी होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है 15वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रक्रिया के रूप में प्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर बढ़ने का कारण बनता है, ऑप्शन बी यह व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करता है, ऑप्शन सी यह एक मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है, ऑप्शन डी ये अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में चार में से जो प्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है प्रक्रिया, इनमें से चारों में से हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ये अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। बिल्कुल नहीं, ये तो और प्रिय बनाता है भाई साहब, ये जरूरी है, इसलिए हमारा जो उपयुक्त नहीं है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। ऐसे प्रश्न कई सारे आते हैं जो कि व्यवहारिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए इनमें से चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पढ़ाए गए विषय के बारे में गहरा ज्ञान, ऑप्शन बी एक सख्त अनुशासन, ऑप्शन सी छात्रों के साथ अच्छी रिपोर्ट, ऑप्शन डी एक अच्छा प्रेरक या एक अच्छा मोटिवेटर। इन चारों में से जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक अच्छा मोटिवेटर होना सबसे अच्छा गुण होता है, क्योंकि मोटिवेट करेगा तो बच्चे अपने आप पढ़ने लग जाएंगे, सीखने लग जाएंगे, उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन वो ज़बरदस्ती सिखाएगा, पढ़ाएगा तो शायद संभव नहीं है कि वो कुछ सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न जो आपके सामने है कि आवधिक अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है कि जो कि द मेजर पर्पस ऑफ पीरियोडिक पेरेंट टीचर इंटरेक्शन टू। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्कूल में चल रही घटनाओं के बारे में जानकारी साझा करें, या फिर ऑप्शन बी सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए बच्चे की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करें, या फिर ऑप्शन सी एक दूसरे के साथ एक सामाजिक संबंध विकसित करना, या फिर ऑप्शन डी एक दूसरे की कमियों को उजागर करें। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कि सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए बच्चों की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करें, ताकि पता लग सके कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है, तो उन्हें सुधारा जा सके। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है।
क्वेश्चन नंबर 18वां कि माइंड मैपिंग का अर्थ क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीकी है, ऑप्शन बी एक साहसिक कार्य के लिए योजना, एक कार्य योजना है, या फिर ऑप्शन सी दिमाग की तस्वीर खींचना, या फिर ऑप्शन डी मन के कार्य पर शोध करना। हमारे पास चारों में से जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मन के कार्य पर शोध करने की रिसर्चिंग द फंक्शन ऑफ द माइंड, उसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 19वां प्रश्न जो आपके सामने है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शिक्षण के तरीके और सिखाई जाने वाली सामग्री, ऑप्शन बी स्कूल के समग्र कार्यक्रम जो छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करते हैं, ऑप्शन सी मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन डी कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इन चारों में से जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लिखा है कि स्कूल के समग्र कार्यक्रम जो छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि समग्र कार्यक्रम में सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अगर ए बी और ए सी और डी को देखेंगे तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर ये देखना है कि हमारा कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, चारों में से देखते हैं। पहला है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी शिक्षा एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन डी सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये कथन हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विकास है ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरीके से चलता है, इसलिए ये एक ही चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से चलता है। अगर एक तरीके से लेंगे तो फिर ये सही नहीं हो जाएगा, बिकॉज जो डेवलपमेंट है इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस हमेशा चलता रहता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा सही जवाब होगा बी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यही कथन हमारा सत्य नहीं है। तो ये आज के हमारे 20 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे, आप ज़रूर पढ़िए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि सभी लोग इसे हासिल कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।